हेलो दोस्तों। आज जो हम नॉवल स्टार्ट करें उसका नाम है सावरकर की जीवनी। सावरकर की जीवनी जो कि है विक्रम संपत द्वारा लिखी हुई। वर्ष 2004 की बात है। सुदूर पोर्ट ब्लेयर में उठे एक विवाद से भारत के समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल अटे पड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उस समय से ठीक पहले ही भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर की कुख्यात सेकुलर जेल में सजा काट चुके एक स्वतंत्र सेनानी की याद में उनके नाम और उद्धरण वाली पाटिका स्थापित की थी। इस स्मारक को इंडियन ऑयल फाउंडेशन ने स्थापित किया था। सरकारी और मीडिया हलकों में यह खुला रहस्य था कि दिवंगत आत्मा को देर से मिली पहचान तत्कालीन वाजपेयी मंत्रिमंडल के पेट्रोलियम मंत्री राम नायक के अथक प्रयासों से संभव हुई है। लेकिन 2004 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने वाजपेयी सरकार को पराजित कर दिया। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद तेज रफ्तार कार्रवाई के तहत नई सरकार और उसके पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने वह पाटिका वहां से हटवा दी। साथ ही उस स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में कई आपत्तिजनक व्यक्तित्वों के साथ अय्यर ने पाटिका हटाए जाने को उचित भी ठहराया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा मचा और पूर्व सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की उसकी सहयोगी शिवसेना ने पाटिका को पुनर्स्थापित करने और मंत्री द्वारा माफी मांगे जाने की मांग रखी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विपक्ष को स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया कि यूपीए सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अनुचित विवाद में फंसे स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर में पहली बार उस समय मेरी रुचि जागी थी। बेशक मैंने पहले उनका नाम सुन रखा था, हालांकि यह नाम स्कूलों में हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से नदारद रहता था। सीबीएसई पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि भारत की प्रवृत्ति केंद्र सरकार चाहती ही नहीं थी कि भारत का युवा वर्ग इस व्यक्ति के बारे में जान पाए। जैसे आदम और हवा के जमाने से वर्जित फल हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है, उसी तरह अगले कुछ वर्षों तक मेरी जिज्ञासा मस्तिष्क में सावरकर ही केंद्रित विषय बने रहे। इसी तरह भारत के विभक्त राजनीति में उठने वाले प्रत्येक मौजूदा विवाद में उनका नाम घसीटे जाने पर भी मैं सचेत था। प्रश्न यह था कि 1966 में दिवंगत कोई व्यक्ति मौजूदा पीढ़ी में इतनी मजबूत उत्कृष्टता कैसे उभार रहा था। इस पर मैं हैरान था और इसके बाद आरंभ हुई सावरकर की जीवन यात्रा की मेरी खोज, जिन्हें नित्य नए रूप में मलिन किया जाता है। हिंदुत्व विचारधारा के बौद्धिक प्रेरणा स्रोत होने के कारण सावरकर निसंदेह 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद विचारक और नेता रहे हैं। उनके लंबे और तेज रफ्तार जीवन को स्तुति स्वरूप लेखनों या वैमनस्यपूर्ण आक्षेपों के बीच ही परखा गया है और हमेशा की तरह सत्य इन दोनों के बीच ही कहीं है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लोगों ने को कभी बताया नहीं गया है। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ कि सावरकर विरोधाभासों का पुलिंदा और इतिहासकारों के लिए पहेली की तरह थे। कई लोगों के लिए उनके विविध रूप हैं। एक कथित नास्तिक और एक कट्टर राष्ट्रवादी जो वर्ण व्यवस्था और रूढ़ियों में जकड़ी हिंदू मानसिकता का विरोध करता था और गौ पूजा को अंधविश्वास ठहराकर उसे खारिज करता है।
समूचे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर हिंदू समुदाय के लिए सबसे ऊंची आवाज थे। समूचे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर हिंदू समुदाय के लिए सबसे ऊंची आवाज थे। सावरकर और उनकी विचारधारा आमतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष तौर पर महात्मा गांधी तथा उनके शांति एवं अहिंसा के दर्शन के खिलाफ सबसे मजबूत और उग्र विरोधी रहे हैं। एक प्रतिष्ठित क्रांतिकारी जिसके विपुल बौद्धिक लेखन ने दर्शकों को दशकों तक भारत में क्रांतिकारी धारा को प्रेरित किया। सावरकर गहरे तथा संवेदनशील कवि, विपुल साहित्य लेखक एवं नाटककार और आक्रामक वक्ता भी थे। आमतौर पर वह किसी व्यक्ति में कवि हृदय और क्रांतिकारी मस्तिष्क का मेल दुर्लभ होता है। वही उनकी समाज सुधारक छवि ने अस्पृश्यता एवं वर्णवाद के उन्मूलन और हिंदू समाज के एकीकरण के लिए भी काम किया था। भारतीय दक्षिण पंथ के राजनीतिक शीर्ष पर पहुंचने के बाद भारतीय राजनीति एवं समाज में सावरकर और उनके विचार कहीं अधिक प्रासंगिक है। चुनावी राजनीति में एक और जहां सावरकर के विषय में व्यर्थ व्याख्यानों में कीमती न्यायिक समय बेकार जाता है और फलस्वरूप मानहानि के मुकदमे की फहरिस्त लंबी होती जाती है, ऐसे में किसी भी इतिहासकार का यही दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक विचारशील पाठक के सामने तथ्य प्रस्तुत करे ताकि वह उसमें छुपे सत्य को पहचान सके। सावरकर की 2 खंडों की इस जीवनी का यही प्रयास है। 2014 में स्थायी सरकार को चुनने के लिए भारत ने जबरदस्त तरीके से बहुमत देकर काफी शक्तिशाली रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतर एक अन्य सरकार का चुनाव किया। ऐसे में बदलते राजनीतिक भाग्य के साथ ऐसे अनेक राष्ट्रीय नेताओं के जीवन में लोगों की रुचि जगने लगी जिन्हें स्वतंत्रोत्तर भारत की सरकारों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के एकरंगी विवरणों को लोकप्रिय बनाने के कारण अब तक उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। आज विद्युतजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े नवीन सूचनाएं सामने ला रहे हैं, जिनके जरिए आधुनिक भारतीय ऐतिहासिक विमर्श को विविध इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में समझा जा सकता है। परंतु किसी कारणवश इन पुनर्आकलन से भी सावरकर को बाहर रखा गया। एक और जहां उनके प्रशंसकों एवं जीवनीकारों ने उनकी महानता की स्तुति की, वहीं उनके आलोचकों ने उन्हें कायर, धोखेबाज, हत्यारा और सामुदायिक कट्टरपंथी कहा। सावरकर उनके योगदान, उनके राजनीतिक दर्शन और उनकी विरासत को हमारे समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों और ऐतिहासिक तथ्यों के आईने में तथा स्वयं उनके विपुल लेखन के माध्यम से पुनः आकलन एवं पुनर्प्रशिक्षण करना चाहिए। उनका लेखन दुर्भाग्यवश अभी मुख्य धारा तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वह अधिकांश मराठी में है। इस जीवनी में वही कार्य किया गया है। समकालीन भारतीय विमर्श में एक सर्वव्यापी शब्द है हिंदुत्व। समालोचन और राजनीतिक इसके गर्भ में छिपी राजनीतिक सूक्ष्मताओं को न समझते हुए व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं।
हिंदुत्व के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और सावरकर के बीच मतभेद था। गांधी के हत्यारे गोडसे के उस इकबालिया बयान पर दशकों तक पाबंदी रही जिसमें उसने सावरकर के शांतिपूर्ण हिंदुत्व के साथ अपने मोहभंग की बात की थी। यह तथ्य दर्शाता है कि सावरकर द्वारा 1923 में इसको प्रचलित किए जाने के बाद वे लंबे और विभेद रूपी इतिहास में इस शब्द के कई अर्थ रहे। सावरकर और उनके हिंदुत्व के राजनीतिक दर्शन के आकलन के लिए 2019 के भारत की परिस्थिति को समझना जरूरी है, जो उन्हीं मुद्दों और विवादों से जूझ रहा है जिनके बारे में उन्होंने लिखा या चेताया था। इसी तरह उनकी कमियों और अज्ञानता का उनके दृष्टिकोण एवं दर्शन के साथ आकलन करना आवश्यक है, क्योंकि बिना शक वह अपने समय के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारक थे। आखिर जैसा अमेरिकन इतिहासकार जॉन नोबल विल्फर्ड ने कहा था, इतिहास के सभी कार्य अंतिम रपटे होती हैं। आखिर लोगों ने अतीत में जो किया है वह सजावट में संरक्षित नहीं हुआ, परवर्ती पीढ़ियों में वह स्थिर पड़ा रहा। प्रत्येक पीढ़ी पीछे देखकर और अपने अनुभवों से उन आकृतियों को दर्शाती है और ऐसे प्रतिरूप पाने में प्रयास में रहती है जो अतीत और वर्तमान दोनों को रोशन कर सके। विपुल इतिहास के सृजक सावरकर ने अपने जीवन के बारे में व्यापक रूप से लिखा है, जहां उन्होंने उनके जीवन वृत्तांत में शुरुआती जानकारी विस्तार पूर्वक मिलती है, वही अपने झंझावाती जीवन के कई अध्यायों का उन्होंने वर्णन किया ही नहीं। इस कारणवश उनकी आत्मकथा अधूरी रहती है। स्वतंत्रता के निकट पहुंचकर राजनीतिक अभियान के चक्रवात में शामिल होने और उसके बाद गांधी हत्या के मुकदमों में वह सह अभियुक्ति के तौर पर उपस्थित होने तक यह समाप्त हो जाती। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपनी उपलब्धियों को लिपिबद्ध करने के लिए समाचार पत्रों, डायरी, टिप्पणियों एवं आलेखों के इस्तेमाल का कार्य अपने सचिव बालाराम सावरकर को सौंपा था। बालाराम ने मराठी लिखित खंडों, रत्नागिरी पर्व, हिंदू महासभा पर्व और अखंड हिंदुस्तान लांगा पर्व में इन्हें सहेजा था। इन खंडों में 1924 से 1966 तक का विस्तृत लेखा जोखा शामिल है। 1926 के अंत में मद्रास से सावरकर की पहली अंग्रेजी जीवनी द लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर प्रकाशित हुई, जिसके लेखक का नाम चित्रगुप्त था। भारतीय पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यम के लेखपाल का नाम है, जो प्रत्येक आत्मा के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखता है। पुस्तक का नाम लेखक का नाम असल में कौन था, इसको लेकर अनेक संकेत उठे हैं। कांग्रेस नेता श्री राज गोपालाचार्य, क्रांतिकारी वीवीएस अय्यर और यहाँ तक कि छिद्र नाम से सावरकर द्वारा खुद इसे लिखे जाने के भी कयास लगाए गए हैं, परंतु आज तक उस लेखक की पहचान नहीं हो सकी। पुस्तक में लंदन में बिताए गए विस्फोटक दिनों से लेकर उनकी गिरफ्तारी और सावरकर के भारत भेजने तक की कहानी है। इसके बाद सदाशिव राजाराम रानडे ने मराठी में उनकी एक छोटी जीवनी लिखी, जो प्रकाशक के 15 दिनों में ही बिक गई। 1943 में सावरकर की पष्टी पूर्ति पर शिवराम पंत करंदीकर ने 600 पन्नों की एक वृहद जीवनी लिखी थी। उसमें उन्होंने समाचार पत्रों के कई लेखों, निजी पत्रों, संस्मरणों, डायरियों एवं सावरकर के निकटवर्तियों के अनुभवों का हवाला दिया था। पुस्तक के विवादास्पद विषय को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत इसकी पाबंदी का आदेश दे दिया था। यह प्रतिबंध 1947 तक लागू रहा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी गांधी हत्या के कारण सावरकर के बारे में बनाई गई नकारात्मक धारणाओं को देखते हुए लोगों ने स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा प्रतिशोध के भय से सावरकर और उनसे जुड़े किसी भी वस्तु से दूर रहना ही बेहतर समझा। उनसे मामूली से संबंध के आधार पर कैसे अनेक प्रतिष्ठित लोगों की नौकरियां, जीवन यापन और प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ा। इस संदर्भ में अनेक किंवदंतियां
प्रचलित है। कहा जाता है कि करंदीकर कुछ इतने परेशान थे कि वह पुस्तक की सभी पंक्तियां जला देना चाहते थे। उन्हें ऐसा करने से मराठी लेखक इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरबंदे, लोकप्रिय नाम बाला साहब पुरंदे ने रोका था। पुरंदरे ने स्वयं घर जा जाकर पुस्तकों की पंक्तियां बेचने का कार्य किया था। 1950 के दशक के अंत में बंबई सरकार ने अपने अभिलेखागार से सावरकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी दल अभिनव भारत से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज जारी किए थे। उसके बाद किसी पहेली के हिस्से की तरह सावरकर के क्रांतिकारी जीवन के अन्य पक्ष और प्रचंड समकालीन घटनाएं आकार लेने लगी थी। आर.के. पटवर्धक और मुकुंद सोनपति की पुस्तकें भी प्रकाशित हो गई थी। सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर की डी.एन. गोखले लिखित जीवनी से दोनों भाई द्वारा झेली गई घटनाएं और पीड़ाओं का पता चलता है। वही अभिनव भारत के साथियों श्रीधर रघुनाथ वर्तक, दामोदर महादेव चढ़ावले और कृष्ण महाबल के संस्मरणों से भी सावरकर की उभरती छवि के नए आयाम रोशन हुए। लगातार सामने आ रही इन सूचनाओं के साथ उनके अनेक निजी साक्षात्कारों के संग्रहण का कार्य सावरकर के विश्वास पात्र धनंजय कीर ने किया। अंग्रेजी में धनंजय कीर द्वारा लिखित सावरकर की जीवनी में 1883 में भूगोर में उनके जन्म से 1966 में उनकी मृत्यु तक ब्यौरा शामिल है। प्रशंसकों ने इस जीवनी की तारीफ और विरोधियों ने इसकी आलोचना की। विभिन्न जीवनियों के शीर्षकों के माध्यम मौजूदा पुस्तक में दुनिया भर से मूल दस्तावेजों के वृहद अभिलेखीय अनुसंधान और अब तक प्रयोजित मराठी दस्तावेजों के आधार पर पाठकों के समक्ष सावरकर और उनके समकालीनों का वस्तुगत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। उनकी जीवन कथा दुनिया के सामने क्यों लाई जाए, इस संदर्भ में सावरकर का अपना एक दर्शनीय पक्ष था। 10 खंडों में एकत्रित उनकी आत्मकथा सावरकर समग्र वानगमय का आरंभ वह मनुष्य की भूल जाने की अद्भुत क्षमता को नमन करते हुए करते हैं। उनका तर्क है कि यदि ऐसा न हो तो वर्तमान एवं पिछले जन्म की असहनीय यादें हमें हमेशा तंग करेंगी। उनके अनुसार अतीत के दुख वर्तमान और भावी परिश्रम एवं संबंधों को बिगाड़ने का काम करते हैं। याद रखने और भूलने के बीच बारीक संतुलन को देखते हुए वह अटकलें लगाते हैं कि संस्मरणों और आत्मकथाओं को लिखे जाने से पूर्व उन्हें उनके महत्व से जुड़ी परीक्षा देनी होती है। निजी और पारिवारिक परिहर से परे यदि किसी भी कहानी देश और उसके भाग्य की रचना करने वाले अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह को उजागर करती है तो ऐसी कहानी को दर्ज किया जाना आवश्यक है। फिर वह निश्चय पूर्वक कहते हैं कि उनका जीवन देश, उसकी नियति और उसके 2 या 3 पीढ़ियों के वर्णों से जुड़ा है और वह उसे उनकी चिता के साथ नहीं जल जाने देंगे। इसके महत्व के साथ उन्होंने अपने संस्मरणों को दर्ज कराना शुरू किया था। स्वतंत्रता से पहले दमनकारी शासन और उसके बाद असहयोगपूर्ण स्वायत्त शासन के चलते सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में अल्प ज्ञान को देखते हुए उनका सोचना था कि उन छुपे हुए तथ्यों और नायकों को सामने लाने वाली उनकी जीवन कथा एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुकी है। हालांकि विशुद्ध तर्कवादी होने के नाते सावरकर न केवल खुद को बल्कि प्रत्येक भावी जीवनीकार को भी सावधान करते हैं। आमजन की दृष्टि में व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने को लेकर बढ़ चढ़कर बोलने और प्रशंसकों के पुल बांधने का प्रलोभन बना रहता है, परंतु वह लेखन के दौरान नियंत्रण और सचेत अनासक्ति पर जोर
देते हैं। उनके शब्दों में पूरे खिले गुलाब को व्यावसायिक करना अच्छा होता है, परंतु उससे जुड़े प्रत्येक पक्ष की व्याख्या किए बिना वह अधूरा होगा। सभी आयामों में उस गुलाब के सौंदर्य की अवधारणा परखने के लिए उसकी जड़ से लेकर उसका तना, उसके धारण करने की क्षमता देने वाली खाद और पौष्टिक आधार, ताजी और सूखी पत्तियों के साथ कांटों का भी अवलोकन आवश्यक है। इसी तरह किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त में उसे वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वह है, वैसा नहीं जैसा उसे होना चाहिए। सिर से पांव तक, न कम न ज्यादा, यथार्थपूर्वक की तरह पारदर्शी और सच्चा। जो भी कहा या अनकहा हो, शर्मिंदा या तारीफ के लायक को बिना किसी निषेध या भय के दर्ज किया जाना चाहिए। बेशक सामाजिक और राजनीतिक परीक्षाओं जिनमें वह यह लिख रहा हूं, मेरी इच्छा के बावजूद कुछ विवरणों को मामूली सा दबाया गया है। साथ ही यह उन प्रतिष्ठित लोगों के भरोसे का उल्लंघन भी होता जिन्हें अपने जीवन में मिलने और विचार विमर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर भी मैं वादा करता हूं कि अपनी ओर से बिना किसी बहाने या पूर्वग्रह के जो बताने जाने लायक था मैंने बताया है। व्यक्ति पूजा के विरोधी सावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि कुछ पीढ़ियों के बाद भारत के लोगों को उनके संस्मरण व्यर्थ और कम महत्व के लगे तो वह उसे विस्मृति के गत में धकेल देने को स्वतंत्र है। वह कहते हैं कि समय ही किसी व्यक्ति के महत्व का सबसे बड़ा निवारक होता है। आखिरकार ब्रह्मांड नए प्रभावों के लिए स्थान बनाने हेतु पुराने चिन्हों को हटाने में पूर्वतः सक्षम है। सूत्रधार के मुख से चले आ रहे दिशा निर्देशों के बाद मुझे केवल उनकी राय पर ध्यान से अमल करना ही रह गया था, यानी मौजूद दस्तावेजों के आधार पर तस्वीर जैसी है उस रूप में, न कि जैसे उसे होना चाहिए के प्रयास में प्रस्तुत करना। पुस्तक उनके प्रति किसी ग्लानि भाव से नहीं लिखी गई, न ही यह एक राष्ट्रीय छवि के साथ हुई ऐतिहासिक नाइंसाफी को सही करने के उच्च उद्देश्य का संसाधन करती है। यदि ऐसा होता भी है तो वह जानबूझकर नहीं अपितु संयोगवश ही होगा। निजी पूर्वग्रहों को एक और रखते हुए अभिलेखकों को उनकी कहानी खुद कहने देनी चाहिए। आखिर बरसों तक एक जुनून की तरह सावर विषय से सभी भावनात्मक संबंध तोड़ने की तकलीफदेह प्रक्रिया के बाद ही पता चलता है कि प्रस्तुत विवरण वस्तुगत जीवनी है या स्तुतिपूर्ण संचारित। मैं मानता हूं कि मैं वस्तुनिष्ठ मार्ग का चुनाव करने में सफल रहा हूं और शेष निर्णय पाठकों के हाथ में है। इसी बीच 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद सेकुलर जेल में अबदस्त पाठिका को 11 वर्षों बाद 2015 में पुनर्स्थापित कर दिया गया। राम नायक ने ही नई आधारशिला रखने का कार्य किया। इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। दुनिया के सभी बड़े लोकतंत्र के नित्य बदलते चुनावी संयोगों के बीच कोई भी इतिहासकार इतनी ही उम्मीद कर सकता है कि सावरकर और उनके जैसे अन्य लोगों की विरासत को फिर सार्वजनिक तौर पर विद्वेषपूर्ण राजनीतिक उठापटक का शिकार नहीं होना पड़े। डॉक्टर विक्रम संपत, बैंगलोर, मार्च 2019। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि इस लेखक ने लिखा है कि 2004 से उसने सावरकर के बारे में सुनना चालू किया तो उसकी रुचि हुई, फिर उसने सावरकर की जीवनी के बारे में पढ़ा है और कुछ उनकी जो जीवनी है उनके बारे में लिखा है। सो कल जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम चैप्टर 1 से वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे सारे जो लेखक है उनके थॉट्स से। सो थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।